हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ लैक्रिमल सिस्टम का डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे। पहला डिसऑर्डर पढ़ लिया हमने, जो लैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी। ये लैक्रिमल डक्ट थी, इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी, इसके डिसऑर्डर्स हमने पढ़ लिए थे। अब हम चलते हैं डेक्रोसिस्टाइटिस की तरफ, वो भी अक्यूट। डेक्रो मीन्स होता है टीयर्स, ठीक है, और सिस्ट मतलब होता है सैक वगैरह, और टाइटस मतलब इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे लैक्रिमल सैक ये वाली जगह है, ठीक है। तो इसका जो डिसऑर्डर होगा, इसकी जो अक्यूट इन्फॉर्मेशन होगी, उसको हम कहेंगे अक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। तो उसकी कॉजेज़ की तरफ चलते हैं। डिनोवो हो सकता है, मतलब खुद ब खुद हो सकता है, कुछ सराउंडिंग जो टिश्यूज़ हैं इसके, कोई बोन्स है या कुछ मसल्स हैं, कुछ भी है, वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ हुआ है, वहाँ से इन्फेक्शन हमारी सिस्ट के अंदर आया है और वहाँ पे उसने अपना इन्फेक्ट किया है और सिस्ट की इन्फॉर्मेशन कर दी है, तो उसको हम कह देंगे डिनोवो, खुद ब खुद ही अक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस हुआ है। और दूसरा ये होता है कि सेकेंडरी टू नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हमने पढ़ी थी, कंजेंटल भी होती है और एक्वायर्ड भी होती है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, यहाँ पे ऊपर सारा कुछ टीयर्स वगैरह और म्यूकस वगैरह जमा हो रहा था, तो सुपर इम्पोज रहता है, मतलब उस पर इन्फेक्शन हो जाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कहीं पे भी अगर हमारा बॉडी के अंदर ऐसे मांस वगैरह जमा हो जाएगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के बहुत खतरात होंगे। तो दूसरा कोज ये हो सकता है। और इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं वो स्टेफ्लोकोकस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है और न्यूमोकोकस होता है मोस्टली केसेस में। और इसके बाद हम क्लिनिकल फीचर्स की तरफ चलते हैं। क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले आ जाएगा पेन, रेडनेस, स्वेलिंग और एपिफोरा। आपको डायग्राम से पता चल रहा होगा, ये सारा रेडिश एरिया है, कितना ज़्यादा स्वेलिंग हुई है आपको नॉर्मल फेस से पता चल रहा है, ठीक है। और टेंडरनेस भी होगी इसके अंदर, आप इसको ऊपर से दबा के देखोगे ना तो बहुत सख्त 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 जगह से होगी, इससे आपको लगेगा अंदर पता नहीं क्या चीज़, कौन सा मैस है, कोई ट्यूमर वगैरह आ गया हुआ, लेकिन अंदर पस वगैरह ही होगी। अगर ये स्वेयर केसेस की तरफ चला जाएगा तो यहाँ पर आपको रेडिश रेडिश एरिया मिलेगा स्किन के ऊपर। अभी आपको स्किन के ऊपर कुछ भी ब्लीडिंग श्लीडिंग नज़र नहीं आ रही, सिर्फ आपको स्किन नज़र आ रही थी, नॉर्मल स्किन थी लेकिन स्वेल हुई थी। लेकिन यहाँ पे अगर वो एब्सेस की तरफ चला जाएगा केस, अगर उसको हम ट्रीट नहीं करेंगे तो यहाँ से ऊपर स्किन हल्की फुल्की फट जाएगी, ऐसे ऊपर से ब्लीडिंग नज़र आनी शुरू, रिकल्सरेशन टाइप आपको मिलेगी। इसको हम कह देंगे कि अब एब्सेस बन चुका हुआ है। एब्सेस बन जाएगा तो कंडीशन सीवियरिटी की तरफ चली जाएगी। और साथ में हमें यहाँ से हो सकता है जो मिडिल कैंथाई है ना, यहाँ पे हमें पीक देखने को मिलेगी, पस वगैरह यहाँ से निकल रही होगी आंखों में से। तो ये सिम्टम के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। पेशेंट आगे कहेगा कि जी मैं अभी कल रात बिल्कुल ठीक था, सुबह उठाऊँ तो यहाँ पे मेरे नाक पे स्वेलिंग हो गई है, यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है और आंखों में से आंसू निकली जा रही है, एपिफोरा हो रहा है। तो फिर आपने खुद ब खुद एग्जामिनेशन करनी है और देखना है कि केस सीवियरिटी की तरफ ना जाए, एब्सेस की तरफ ना जाए, उससे पहले हमें ट्रीट कर लेना है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन में प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस आ सकता है और एक्सटर्नल फिस्टुला आ सकता है। डायग्राम से पता चल रहा होगा कि अगर हमारा ऐसा केस हो जाए कि यहाँ से इन्फेक्शन बाकी सराउंडिंग टिश्यूज़ में फैल जाएगा तो प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस हो जाएगा। मतलब ये जो हमारा सारा एरिया है ना, ये वाला आईलिड का, यहाँ की सेल्स भी स्वेलिंग हो जाएगी, उनकी भी स्वेलिंग हो जाएगी, इसको हम कह देंगे प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस। और हो सकता है कि यहाँ से हमारा ये एरिया है ना, ये अपना सुराख बना ले, जिसको हम फिस्टुला कहेंगे, और उसके अंदर से पीक जो पस वगैरह वो बाहर आती जाएगी, जो भी मटेरियल बनेगा वो खुद ब खुद ही बाहर आता जाएगा, अंदर जमा नहीं होगा और ये स्वेलिंग सारी हमें देखने को नहीं मिलेगी और अपना ही फिस्तूला बना लेगा, एक एक्सटर्नल फिस्तूला बना लेगा। तो ये दो कॉम्प्लिकेशंस होंगी। उसके बाद हम ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। ट्रीटमेंट सबसे पहले आ जाएगा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जो कि मोस्टली 90% केसेस में किया जाता है। हमें पता है कि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स देंगे, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स भी देंगे, और अगर ज़्यादा ही सीवियर इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी देंगे। और आपको पता है कि वहाँ पर अब पेन भी हो रही है पेशेंट को, तो हम उसको पेन किलर्स देंगे, एनाल्जेसिक देंगे, और फिर इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी देंगे। फिर हॉट फॉर्मेंटेशन करेंगे, मतलब कोई कपड़ा लेके उसको गर्म करना है और उसको कहना है कि यहाँ पे अपने नाक पे लगा के ना इसको 2 मिनट दबा के रखना है। उससे ये होगा कि सूदिंग इफेक्ट आएगा, उसको थोड़ा सा आराम फील होगा, पेन कम होगी। और दूसरा हो सकता है कि उसकी जो अंदर पस वगैरह वो भी बाहर आ जाए, पस बाहर आ जाएगी तो हमारा बैक्टीरिया साथ बाहर आ जाएगा। तो दूसरा हम चलते हैं सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ। अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ट्रीट नहीं होता या फिर पेशेंट अब चला गया हुआ है एब्सेस की तरफ, जो एब्सेस बन जाता है, मैंने आपको बताया था स्फीयर कंडीशन हो जाती है, उसने ट्रीट नहीं किया, तो अगर एब्सेस पाया जाएगा तो उसकी हम इंसिजन करेंगे और जो अंदर मटेरियल सारा उसको ड्रेन कर देंगे। ये जो हमारा यहाँ पे हम कट देंगे और जो सारा मटेरियल उसको बाहर निकाल लेंगे, फिर सारा वो जो ज़ख्म है साफ़ हो जाएगा और उसको हम एंटीबायोटिक्स दे के पेशेंट को भेज देंगे। तो एब्सेस कर देंगे। और प्रोबिंग और इरिगेशन अवॉइड करनी है। प्रोबिंग वही मैंने जो आपको बताया था, सिरिंजिंग डाल के, मतलब एक
वायरिंग होती सारी वायर डाल के तो अपना हम मेम्ब्रेन को खोलते थे, नीचे से ऑब्स्ट्रक्शन नहीं थी, और वो नहीं करनी है। इरिगेशन होती थी, इंजेक्शन दे के सलाइन वगैरह डालते थे कि हमारा प्रोबिंग का प्रोसीजर कामयाब हुआ कि नहीं, ये नहीं करना। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम ये प्रोसीजर करने के दौरान आपको पता है सारा इन्फेक्शन फैला हुआ सैक के अंदर, वहाँ से वो प्रोब गुजर के जाएगा हमारा, और वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, वो कहीं और दूसरे टिश्यू में जाकर लग जाएगा, वहाँ पे भी इन्फेक्शन फैला देगा, तो हमारे पूरे जो सराउंडिंग ऑर्गन है ना उनमें ख़तरा पैदा हो जाएगा कि हाँ इन्फेक्शन फैल सकता है। तो ये चीज़ें हमने अवॉइड करनी है। इस वजह से अगर बहुत एपीफोरा हो रहा है कि परसिस्टेंट उसके अब आंसू निकले जा रहे हैं, हमने वो ट्रीटमेंट कर भी लिया हुआ है, तो अब हमें पता है कि अब डक्ट के अंदर नीचे ब्लॉकेज है जिसकी वजह से ये कंडीशन आ रही है, लेकिन अब इन्फेक्शन कोई नहीं है, अब डेकोसिस्टाइटिस कोई नहीं है, लेकिन अब वो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हमें ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम DCR कर देंगे ताकि वो ये वाले खतरात ना आए, प्रोबिंग वाले खतरात ना आए, इन्फेक्शन ना फैल सके बॉडी के अंदर। बाकी जगह पे प्रोबिंग और DCR कर दो, एक्सटर्नल DCR बाहर से कट दो नाक को और रास्ता बना दो अंदर से नाक की तरफ से नीचे की तरफ, ताकि जो माल गोदाम अंदर जमा हुआ है इसके अंदर जो भी जमा है ना, जो आंसू वगैरह जमा है या म्यूकस वगैरह जमा है, वो यहाँ से निकल के बाहर आ जाए नाक के ज़रिए। ठीक है, जो बाहर से हम कट देते हैं, एक्सटर्नल कट दे के फिर ये वाली वाल को कट करते हैं, जो मैंने आपको DCR पिछले लेक्चर में पढ़ाया था वो DCR कर देना, एक्सटर्नल DCR। बस ये था टॉपिक।